हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनकेश श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएस क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने ऑल पब्लिक एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लाया हूं, जो कि जीके जीएस के पीवाईक्यू है। अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समूह है। 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। ये पार्ट 9 है। पार्ट 1 से पार्ट 8 तक चैनल पर जा चुका है। आप जाके वहाँ पे देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और अपने जीके जीएस को बहुत ही अच्छा बनाइए। इसकी लैंग्वेज हिंदी होने वाली है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोग एक टारगेट बनाएंगे, जो कि 25 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट होना चाहिए। मिनिमम 25 प्लस प्रश्न आपके होने चाहिए, ठीक है। इससे कम हुआ तो आपका जीके जीएस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और आपको जाकर अपने नोट्स को देखना है, एक बार फिर से रिवाइज करके फिर आना है और प्रैक्टिस करना है। चलिए बिना देरी किए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, आपातकाल, संविधान संशोधन या फिर मौलिक अधिकार। तो बताइए बच्चों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 368 किससे संबंधित है? तो बच्चों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। ये ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दी हुई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी संसद, सी आरबीआई, डी नीति आयोग। बच्चों बताइए कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो बच्चों, मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके पास कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शंस हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो बच्चों बताइए कि मानव शरीर में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बच्चों, मानव शरीर में जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है हमारे शरीर के अंदर वो लगभग 65% होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों बताइए कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो बच्चों, भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल 1773 में बना था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि ब्लैक बॉडी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऊष्मागतिकी या फिर खगोल विज्ञान। तो बच्चों बताइए कि ब्लैक बॉडी शब्द किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिए। तो बच्चों, जो ब्लैक बॉडी शब्द जो है वो ऊष्मागतिकी से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ब्लैक बैंक जो है, जितने भी तरंग दैर्घ्य आते हैं, जितने भी तरंग दैर्घ्य आते हैं ना, उनका पूर्ण अवशोषण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अपनी तरफ उसको खींच लेता है। पूर्ण अवशोषण करता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ब्लैक बॉडी जो है सभी तरंग दैर्ध्यों का पूर्ण अवशोषण करता है, ठीक है। देखिए, आपको प्रश्न के साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाता है, जिससे आपको एक प्रश्न के बजाय दो दो प्रश्न आपके रेडी हो जाते हैं। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्त बच्चों बताइए कि किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग होता है? तो बच्चों, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब ये रतौंधी रोग जो है, इससे हमारे जो आँखों की रेटिना है, आँखों की रेटिना के लिए उपयोगी होता है। रेटिना के लिए उपयोगी,
ठीक है। और एक चीज़ बता दें कि रेटिना जो होती है वो रंग पहचानती है। क्या करती है? रंग पहचानती है हमारे आँख के अंदर। यदि रेटिना ना हो तो हमारी आँखें रंग नहीं पहचान पाएंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लोक अदालत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29 39 से अनुच्छेद 50। तो बच्चों बताइए कि भारत में लोक अदालत जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बच्चों भारत में लोक अदालत जो है अनुच्छेद 29A से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और अनुच्छेद 29 से लोक अदालत आपका संबंधित है। अब इसमें जो है समय न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता है। यानी कि लोक अदालत तो संबंधित है, लेकिन 39A में जो है एक और चीज है, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता भी इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ पाया गया था? ऑप्शंस है आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, एशिया में या फिर यूरोप में। तो बच्चों बताइए कि ओजोन छिद्र जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो बच्चों ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका में पाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, और ये सबसे पहले पाया गया था 1985 में। ठीक है, और उस छिद्र को समय समय पे भरा भी जाता है, अन्यथा हमारी पृथ्वी सर्वनाश भी हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? ऑप्शन है डार्विन, वाटसन और क्रिक, मेंडल या फिर पावलाव। तो बच्चों बताइए कि डीएनए की जो खोज है वो किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये जो खोज जो की थी, इसकी संरचना जो है, यानी कि ये जो डीएनए है, डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स है। कैसा है? डबल हेलिक्स। इसको याद रखिएगा आप लोग कि डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1947, 1948, 1950 या फिर 1951। तो बच्चों बताइए कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और ये जो योजना आयोग है ना, ये 2015 में इसको नीति आयोग कहते थे। सॉरी, बाय मिस्टेक, 1950 में ये योजना आयोग था, और इसको जब 2015 आया तो इसको नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग में इसको परिवर्तित कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लैश पॉइंट शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ध्वनि, दाब, ईंधन या विद्युत। तो बच्चों बताइए कि फ्लैश पॉइंट जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो बच्चों फ्लैश पॉइंट शब्द जो है ईंधन से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। और फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम ताप है जिस पर ईंधन जल जाता है। समझ में आया? एक फ्लैश पॉइंट जो है एक टेम्परेचर है, एक ताप है, जितना उतना ताप आने पर हमारी जो जो भी ईंधन होती हैं वो जल जाती हैं। तो यही फ्लैश पॉइंट जो है ईंधन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शंस हैं 10, 12, 11 या फिर 13। तो बच्चों बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बच्चों भारतीय संविधान में अभी की बात करें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन पहले जो है लगभग 8 थी। कितनी थी? 8 थी। अब जो है 12 हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9।
तो बच्चों बताइए कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो बच्चों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये राजस्थान से मिजोरम तक जाती है। राजस्थान से मिजोरम जो है कर्क रेखा जाती है और लगभग 8 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेड ब्लड सेल का औसत जीवन काल कितना होता है। ऑप्शंस हैं 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो बच्चों बताइए कि रेड ब्लड सेल का जो औसत जीवन काल है वो कितना है। तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जो जीवन है वो लगभग 120 दिन माना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये जो है इसका रेड ब्लड सेल जो है इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। अब आप कहोगे सर ये अस्थि मज्जा क्या है, तो अस्थि मज्जा जो है आपके हड्डियों के अंदर के खोखले पार्ट के अंदर एक लिक्विड टाइप का होता है या फिर एक मांस टाइप का होता है, जिसे ही हम अस्थि अस्थि मज्जा का नाम देते हैं। और उस अस्थि मज्जा में ही रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शंस हैं जय श्री राम। ऑप्शंस हैं बोकारो, झरिया, रानीगंज या फिर तालचर। तो बच्चों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइए। बच्चों भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो झरिया है, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया है। ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस। तो बच्चों बताइए कि न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो भारत ने किस देश से लिया है। तो बच्चों भारत ने न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है। ऑप्शंस हैं डिसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, मोनोसैक्राइड या फिर जटिल शर्करा। तो बच्चों बताइए कि ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है। तो बच्चों ग्लूकोज जो है मोनोसैक्राइड प्रकार की शर्करा है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ग्लूकोज शरीर की मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, इससे ही हमारे शरीर में ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। शरीर में अगर हम जो भी भोजन करते हैं वो जाके हमारे शरीर में ग्लूकोज ही बनता है, इसीलिए ये हमारे मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो बच्चों बताइए कि हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म करती है। ठीक है, इसका काम क्या है? पृथ्वी को गर्म रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो बच्चों बताइए भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो बच्चों भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और संयुक्त सत्र जो है, ये जो आपका संयुक्त सत्र है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त सत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन है न्यूटन, मैरी क्यूरी, हेनरी बेकरेल या फिर रदरफोर्ड।
तो बच्चों बताइए कि रेडियो धर्मित्रा की खोज किसने की थी। बच्चों रेडियो धर्मित्रा की खोज जो है हेनरी बेकरेल जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, और ये 1896 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है। ऑप्शन है पीएनबी, एसबीआई, बीओबी या फिर केनरा। तो बच्चों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो एसबीआई बैंक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। एसबीआई की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। याद रखिएगा, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि डीएनए जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर राइबोसोम में। तो बच्चों डीएनए जो है मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, जो है कुछ डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है डीएनए कहाँ पाया जा रहा है तो आप नाभिक में लिखेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़े बहुत जो डीएनए हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आपके ऑप्शन में नाभिक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही आप टिक करेंगे। यदि ऐसा होता है कि नाभिक है तो भाई नाभिक को ही करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग डीएनए नाभिक में, लेकिन कुछ डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों लौह पुरुष की उपाधि जो है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब लौह पुरुष की उपाधि दी गई है तो क्यों दी गई है, तो इसका भी कारण है कि हमारे भारत में जितनी भी रियासतें थीं, अब रियासतें यानी कि जितने भी राजा महाराजा थे उनके कुछ हिस्से थे, राज्य था, उन राज्यों को उन्होंने क्या किया, एकीकरण किया। अब कहोगे सर एकीकरण क्या, तो एकीकरण का मतलब जो है वो भारत को एक करने के लिए सभी राज्यों के राजाओं से बातें किए, जो माने उनको मनाया कैसे भी करके, और जो नहीं माने उनके साथ कुछ भी करके भी अपने देश में उसको मिलाया। किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से अपने देश में उन उन सभी रियासतों का एकीकरण किया। और इनको लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कड़ी कड़ी करके हर एक चीज़ को जोड़ा, और लोहा ही है जो हर एक चीज़ को जोड़ सकता है, इसलिए उनको लौह पुरुष का नाम दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो बच्चों बताइए कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चों भारत में सबसे अधिक अभ्रक जो है वो आपके झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। और ये जो अभ्रक होता है इसका जो प्रयोग है विद्युत, ठीक है, विद्युत उपयोग में होता है, जो भी विद्युत उद्योग है उसमें होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभ्रक जो है झारखंड राज्य में पाया जाता है, इसका उपयोग जो है विद्युत उद्योग में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि पित्तरस किस अंग से निकलता है। ऑप्शन है अमाशय, अग्नाशय, यकृत या प्लीहा। तो बच्चों बताइए कि पित्तरस जो है वो किस अंग से निकलता है। तो बच्चों पित्तरस जो है वो यकृत से निकलता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि पित्त वसा के पाचन के लिए सहायक होता है, यानी कि यदि आपके पित्तरस है आपके शरीर के अंदर है, होता तो सबके अंदर है, तो ये वसा को क्या करता है, वसा को पचाने में सहायक होता है। यानी कि आपके अंदर कोई चर्बी नहीं होगी अगर पित्तरस समय समय पे आपके शरीर के अंदर बन रहा है तो। ठीक है, आप ज़्यादा भोजन करेंगे तो चर्बी तो होनी ही है, फैट होना ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 या फिर 1956। तो बच्चों बताइए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो बच्चों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना वो कृषि पर आधारित थी। किस पर? कृषि पर आधारित थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। ऑप्शन है वॉट, डेसिबल, हर्ट्ज या फिर
न्यूटन। तो बच्चों बताइए कि ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो क्या है। तो दो बच्चों, ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो डेसिबल है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और हमारे ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है, लेकिन ध्वनि के तरंगों की इकाई जो है हर्ट्ज है। और हर्ट्ज है तो 20 हर्ट्ज यदि हमारे है, तो 20 हर्ट्ज से यदि कम हुआ, यदि साउंड 20 हर्ट्ज से कम हुआ तो हमें नहीं सुनाई देगा, या फिर 20,000 हर्ट्ज से यदि कम हुआ तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, तब तो हमारे कान ही फट जाएंगे। लेकिन यदि 20 हर्ट्ज से कम हुआ तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शन है 1935, 1947, 1949 या फिर 1951। तो बच्चों बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि ग्राम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 2006, 2007, 2008 या फिर 2009। तो बच्चों बताइए कि ग्राम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों ग्राम न्यायालय की स्थापना जो है 2008 में हुई थी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को त्वरित न्याय देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई। तो बच्चों भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये गहरा है तो इसको गहरा किया नहीं गया है, ये पहले से यानी कि प्राकृतिक गहरा है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा ये गहरा है, ये इंसानों के द्वारा इसको गहरा नहीं किया गया। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। और यदि आपको हमारे चैनल पे चीज़ें प्रैक्टिस अच्छे से हो जा रही है जीके जीएस की, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। अब बहुत ही जल्द हम अपने चैनल पे क्वेश्चंस जो हैं टॉपिक वाइज लाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कोशिकाएं हो गई, है ना, ये टॉपिक्स हैं। तो धीरे धीरे करके सारी टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा। बायोलॉजी से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड, जैसे सिंधु सभ्यता का टॉपिक लेंगे उससे सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।